हेयामी नामक शांत गांव में शाम के समय माउंट कुमो से अजीब आवाजें गूंजती रहती हैं, जिससे गांव वाले परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों का मानना था कि यह एक अभिशाप था, दूसरों को लगा कि यह सिर्फ हवा का असर था, लेकिन किसी ने भी इसकी जांच करने की हिम्मत नहीं की। दो लड़के, रिक्यू और दाइची, दोनों 14 वर्ष के और साहसी, रहस्य का पता लगाने के लिए दृढ़ थे। रिक्यू ने अपनी साहसी भावना से सतर्क दाइची को पहाड़ की यात्रा पर अपने साथ शामिल होने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने सुबह जल्दी निकलने का निर्णय लिया, सामान बांध लिया और सावधानीपूर्वक मार्ग की योजना बना ली। भोर होते ही वे जंगल के किनारे मिले और चढ़ाई शुरू कर दी। चढ़ाई कठिन थी, रास्ते घने थे और ढलान भी खड़ी थी, लेकिन जिज्ञासावश वे आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे वे शिखर के निकट पहुंचे, हवा अधिक ठंडी होती गई तथा आवाज अधिक तेज और स्पष्ट होती गई, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। शीर्ष के निकट एक पठार पर पहुंचकर लड़कों को वहां का परिदृश्य बंजर और भयावह लगा। अचानक जमीन हिली और आवाज तेज हो गई, जिससे उनके शरीर में कंपन होने लगा। रिक्यू और दाइची को अब अपनी खोज की गंभीरता का एहसास हो गया था, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को घबराई हुई निगाहों से देखा। वह क्या है? दाइची फुसफुसाया। मुझे नहीं मालूम, रिक्यू ने जवाब दिया। दृढ़ संकल्प और भय का मिश्रण। लेकिन हम इसका पता लगाएंगे। रिक्यू और दाइची ठंडे पठार पर खड़े थे, माउंट किमो से आने वाली भयानक ध्वनि तेज होती जा रही थी। उन्होंने असहज दृष्टि से एक दूसरे को देखा। हमें उस ध्वनि का स्रोत ढूंढना होगा, रिक्यू ने दृढ़ता से कहा। दाइची मुस्कुराई। सावधान रहें, हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा। उन्होंने एक गुफा का प्रवेश द्वार देखा जो आंशिक रूप से मॉस द्वारा छिपा हुआ था। यहां आवाज ज्यादा तेज है। बस यही है, दाइची ने कहा। आवाज उधर से आ रही है। रिक्यू ने संकरी, अंधेरी गुफा में रास्ता दिखाया। हाथों में टॉर्च लेकर वे और भीतर गए और नम दीवारों पर अजीब निशान देखे। गुफा एक बड़े कक्ष में खुलती थी, जहां से लयबद्ध ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती थी। बीच में एक पत्थर की वेदी थी जो चमकते प्रतीकों से ढकी हुई थी। दाइची ने कहा, वह देखो। ये किसी किंवदंती की तरह है, रिक, जिसने वेदिका की जांच की थी। ये प्रतीक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, हमें इन्हें समझना चाहिए। दाइची ने देखा कि कक्ष के निचले हिस्से तक जाने वाली सीढ़ियां हैं। नीचे से आवाज अधिक तीव्र थी तथा एक भयानक प्रकाश भी था। हमें इसकी जांच करनी होगी, दाइची ने कहा। वे सावधानी से नीचे उतरे। हवा गर्म हो गई, जिससे दीवार में लगा एक विशाल क्रिस्टल दिखाई दिया, जो लयबद्ध ध्वनि के साथ स्पंदित हो रहा था। रिक ने कहा, यह एक विशाल क्रिस्टल है। लेकिन यह शोर क्यों कर रहा है? दाइची ने चारों ओर देखा और क्रिस्टल के पास और अधिक प्रतीक देखे। रिक ने सुझाव दिया है कि ये प्रतीक इससे जुड़े हो सकते हैं। आइए झांझों के साथ बातचीत करने का प्रयास करें, शायद हम ध्वनि को नियंत्रित कर सकें। उन्होंने झांझों के साथ प्रयोग किया, उन्हें अलग अलग क्रम में दबाया और रगड़ा। क्रिस्टल परिवर्तन से उत्पन्न ध्वनि अधिक सामंजस्यपूर्ण हो गई तथा कक्ष का वातावरण भयपूर्ण से शांत हो गया। रिक्यू और दाइची थके हुए लेकिन दृढ़ निश्चयी होकर गांव लौट आए। प्राचीन स्क्रॉल ले जाना। गांव का बुजुर्ग प्रवेश द्वार पर उनका इंतजार कर रहा था। तुम्हें क्या मिला? रिक्यू ने स्क्रॉल खोला। हमने इस स्क्रॉल के साथ माउंट किमो में एक गुप्त कक्ष की खोज की। हमारा मानना है कि रहस्यमय ध्वनि को समझने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। बुजुर्ग ने उस पुस्तक की जांच की। यह महत्वपूर्ण है, हमें इसका अर्थ समझने की जरूरत है। गांव के सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। जटिल प्रतीकों से आच्छादित इस पुस्तक का विश्लेषण बुजुर्गों द्वारा किया गया, लेकिन यह अत्यधिक जटिल निकली। उन्होंने पुरानी पांडुलिपियों का अवलोकन किया, लेकिन कोई मिलान नहीं मिला। बुजुर्गों ने निर्णय लिया कि उन्हें विशेषज्ञ की सहायता की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन उन्होंने रिक्यू और दाइची को स्वयं ही इसका डिकोडिंग करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। गांव के अभिलेखों तक पहुंच होने के बाद लड़कों ने अभिलेखों में मौजूद प्रतीकों की तुलना स्क्रॉल में मौजूद प्रतीकों से करने में कई दिन बिताए। उनकी कड़ी मेहनत तब रंग लाई जब उन्होंने पुस्तक के एक महत्वपूर्ण भाग को समझ लिया। इसमें क्रिस्टल ऊर्जा को प्रबंधित करने के लिए एक अनुष्ठान का वर्णन किया गया है। रिक ने कहा है कि निर्देशों में बताया गया है कि क्रिस्टल के कंपन को पर्वतों की शक्तियों के साथ कैसे संरेखित किया जाए। दाइची सहमत हो गई। हमें अनुष्ठान की सामग्री एकत्रित करनी होगी और उसके अनुसार तैयारी करनी होगी। गांव ने अनुष्ठान के लिए तैयारी की, आवश्यक वस्तुएं एकत्रित की और सब कुछ व्यवस्थित किया। स्क्रॉल मानचित्र के आधार पर अनुष्ठान स्थल पहाड़ पर एक विशिष्ट स्थान था। अनुष्ठान से एक रात पहले गांव में हलचल मची हुई थी।
रिक्यू और दाइची ने अंतिम बार स्क्रॉल का अवलोकन किया और भोर में ग्रामीणों के एक समूह के साथ निकल पड़े। वे ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए एक सुनसान जगह पर पहुंचे, जहां सुबह की रोशनी में क्रिस्टल धीरे धीरे चमक रहा था। अनुष्ठान की तैयारी करते हुए रिक्यू और दाइची ने निर्देशानुसार वस्तुओं की व्यवस्था की। गांव वाले उत्सुकता से देखते हैं। उन्होंने अनुष्ठान के प्रत्येक चरण का सटीक ढंग से पालन किया, प्रतीकों को सक्रिय किया और क्रिस्टल की स्थिति को समायोजित किया। क्रिस्टल की ऊर्जा सामंजस्यपूर्ण हो गई और परेशान करने वाली गुंजन एक सौम्य कंपन में परिवर्तित हो गई। गांव लौटने पर रिक्यू और दाइची का स्वागत उत्साह और कृतज्ञता के साथ किया गया। इस सफल अनुष्ठान का जश्न भोज के साथ मनाया गया। अनुष्ठान की सफलता के बाद गांव में शांति लौट आई, लेकिन रिक्यू और दाइची अभी भी उत्सुक थे। उन्हें लगा कि इस रहस्यमयी ध्वनि के बारे में और भी कुछ पता चलना बाकी है। गांव के बुजुर्ग ने पुरानी किंवदंतियों को याद करते हुए कहा कि माउंट कुमो में रहस्य छिपे हो सकते हैं। रिक्यू और दाइची ने आगे जांच करने का फैसला किया। उन्होंने सामान पैक किया और अगले दिन सुबह ही निकल पड़े। पहाड़ पर चढ़ते हुए वे पुरानी किंवदंतियों और सुरागों का अनुसरण करते रहे। कई घंटों की पैदल यात्रा के बाद उन्हें लताओं के पीछे एक छिपा हुआ प्रवेश द्वार मिला। मंद रोशनी वाली सुरंग के अंदर एक विशाल गुफा है जो जैव प्रकाश उत्सर्जक क्रिस्टलों से चमक रही है। गुफा के केंद्र में धूल से ढका एक प्राचीन तंत्र था। इसमें घी और लीवर थे जो स्क्रॉल के प्रतीकों के समान थे। दाइची ने कहा, इससे पहाड़ों की ऊर्जा पर नियंत्रण होना चाहिए। उन्होंने तंत्र की जांच की और पाया कि यह खराब था। स्क्रॉल से प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हुए उन्होंने गियर की मरम्मत की और ऊर्जा प्रवाह को बहाल करने के लिए लीवर को समायोजित किया। जैसे ही तंत्र सुचारू रूप से गुनगुनाने लगा, गुफा की प्रतिध्वनि एक सामंजस्यपूर्ण स्वर में बदल गई। अनियमित ध्वनि बंद हो गई और ऊर्जा प्रवाह स्थिर हो गया। गांव लौटकर रिक्यू और दाइची ने अपनी खोज की रिपोर्ट दी। पहाड़ों की ऊर्जा बहाल होने से गांव में जीवन सामान्य हो गया। रिक्यू और दाइची ने कुछ समय तक शांति का आनंद लिया, लेकिन वे इस भावना से मुक्त नहीं हो सके कि उनकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। एक शाम जब वे अपने नोट्स की समीक्षा कर रहे थे, तो दाइची को एक पुरानी किंवदंती मिली जिसमें माउंट किमो के अंतिम संरक्षक का उल्लेख था। ऐसा माना जाता था कि वो पर्वत के सबसे गहरे रहस्यों की रक्षा करता था। उत्सुकतावश रिक्यू और दाइची ने आगे की खोज करने का निर्णय लिया। बुजुर्ग ने पहाड़ के नीचे एक गुप्त कक्ष का संकेत दिया था, जिस तक केवल प्रतीकों के एक विशिष्ट संरेखन के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता था। स्क्रॉल से मिले सुरागों और अपनी पिछली खोजों का उपयोग करते हुए लड़के इस कक्ष को खोजने निकल पड़े। पहाड़ पर लौटते हुए वे प्राचीन चिन्हों की एक श्रृंखला का अनुसरण करते हुए एक गुप्त प्रवेश द्वार तक पहुंचे। अंदर वे कई सुरंगों से होते हुए एक बड़े मंद रोशनी वाले कमरे में पहुंचे। कमरे के मध्य में एक अलंकृत कुर्सी लगी थी जिस पर क्रिस्टल की इतनी भव्यता थी जितनी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। इसके चारों ओर शिलालेख लगे थे जो पर्वत की सच्ची कहानी बताते प्रतीत होते थे। जैसे ही रिक्यू और दाइची पास पहुंचे, अचानक एक हल्की चमक ने कक्ष को रोशन कर दिया। कुर्सी के क्रिस्टल से शांतिदायक प्रकाश निकलने लगा और शिलालेख पुनः व्यवस्थित होने लगे, जिससे अंतिम संदेश प्रकट होने लगा। संदेश में प्रकृति और ऊर्जा के बीच संतुलन स्थापित करने में पर्वतों की भूमिका की बात कही गई। संरक्षक की भूमिका सामंजस्य सुनिश्चित करना तथा संतुलन बनाए रखना था, जिससे पहाड़ और गांव में संतुलन बना रहे। अपने निष्कर्षों की गंभीरता को समझते हुए रिक्यू और दाइची को एहसास हुआ कि उनका साहसिक कार्य सिर्फ रहस्य सुझाने के बारे में नहीं था, बल्कि एक नाजुक संतुलन को बनाए रखने के बारे में था। वे एक नए उद्देश्य की भावना के साथ कक्ष से बाहर निकले। गांव में वापस आकर उन्होंने अपनी अंतिम खोज के बारे में बुजुर्गों को बताया। गांव ने एक बार फिर जश्न मनाया और पूरी सच्चाई को उजागर करने तथा अपने भविष्य की सुरक्षा करने में लड़के की भूमिका को मान्यता दी। रिक्यू और दाइची को यह जानकर संतुष्टि महसूस हुई कि उन्होंने अपने घर और पहाड़ के रहस्यों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी यात्रा ने उन्हें न केवल रोमांच दिया, बल्कि उनकी दुनिया और उसे आकार देने वाली शक्तियों के बीच सामंजस्य के प्रति गहरी सराहना भी दी। माउंट किमो का रहस्य पूरी तरह उजागर होने और उसका संतुलन बहाल होने के साथ ही रिक्यू और दाइची स्थानीय नायक बन गए।
उनके प्रयासों से न केवल अशांति का समाधान हुआ बल्कि गांव का भविष्य भी सुरक्षित हुआ। जीवन धीरे धीरे अपनी शांतिपूर्ण लय में लौट आया, लेकिन इस साहसिक कार्य ने दोनों लड़कों और उनके समुदाय पर अमिट छाप छोड़ी। गांव में रिक्यू और दाइची के सम्मान में उनकी बहादुरी और दृढ़ता को याद करते हुए एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। भोज के दौरान बुजुर्ग ने उन्हें एक औपचारिक स्क्रॉल भेंट किया, जो उनकी उपलब्धियों और उनके द्वारा अर्जित ज्ञान का प्रतीक था। रिक्यू और दाइची को पड़ोसी गांवों में अपनी कहानी साझा करने तथा पर्वतीय रहस्यों के बारे में अपना ज्ञान फैलाने और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखने के महत्व के बारे में बताने के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने दूर दूर तक यात्रा की और अपनी साहस और खोज की कहानी से दूसरों को प्रेरित किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, रिक्यू और दाइची अपने अनुभवों से प्रेरित होकर नई चुनौतियों और रहस्यों की खोज करते रहे। वे युवा ग्रामीणों के मार्गदर्शक बन गए तथा उन्हें प्रकृति और मानवीय प्रयासों के बीच संतुलन के बारे में सिखाया। माउंट कुमो, जो अब सद्भाव और लचीलेपन के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, एक तीर्थस्थल बन गया है। ग्रामीण और यात्री इसकी शांति देखने और इसके इतिहास से सीखने के लिए आते थे। रिक्यू और दाइची की विरासत न केवल साहसी के रूप में बल्कि बुद्धिमत्ता और संतुलन के संरक्षक के रूप में भी कायम रही। उनकी कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है, जो हर किसी को प्रकृति की शक्तियों और उसे बनाए रखने के लिए आवश्यक सामंजस्य के बीच के नाजुक अंतर्संबंध की याद दिलाती है। अंत में रिक्यू और दाइची ने पाया कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ रहस्य सुलझाना नहीं थी, बल्कि प्राकृतिक दुनिया के प्रति स्थायी सम्मान और संतुलन बनाए रखने के महत्व को प्रेरित करना था। उनकी यात्रा ने उन्हें और उनके गांव को बदल दिया था तथा आगे आने वाले सभी लोगों के लिए सद्भाव और आपसी समझ की विरासत छोड़ी थी।